जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गैलेक्सी ऑफ एजुकेशन पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी क्लास 10 साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। सभी जो क्वेश्चन हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्वेश्चन है आपके 2023 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इस बार 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे OMR सीट पर। तो उनके लिए मैं आप सभी के लिए बहुत से सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ करा रहा हूं। तो अगर अभी तक आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आप सभी से पूछा गया है पहला क्वेश्चन, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है, यानी कि जो आपकी ब्लैक एंड वाइट पिक्चर बनाई जाती हैं उसमें कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है। क्या उसमें AgCl का प्रयोग किया जाता है, या PbNO3 का टेकन ट्वाइस प्रयोग किया जाता है, या FeSO4, या कैल्शियम यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। तो जो आपकी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती है इसमें आप सभी का फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4 का प्रयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी क्वेश्चनों की PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल की लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आइए चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का pH मान क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि जो आपकी pH स्केल होती है तो उसमें क्या होता है, ये 0 से लेकर 14 के बीच में होती है। किससे होती है? 0 से शुरू होती है, 14 के बीच में होती है। और बीच में यहाँ पर इसका न्यूट्रल पॉइंट होता है जिसे 7 नाम दिया जाता है। तो जो 7 नंबर का होता है यह तो होता है उदासीन। कैसा होता है? उदासीन होता है ना। 14 नंबर जो होता है यह होता है आपका क्षारीय। कैसा होता है? क्षारीय। और ये जो होता है इधर वाला ये होता है अम्लीय, मतलब जो 0 की तरफ होता है अम्लीय। तो जल का क्या होता है? जल, जब भी आप जल को ग्रहण करते हैं तो क्या आपको वह खट्टा लगता है या क्षारीय लगता है? तो जल में कोई भी स्वाद नहीं होता। तो जिन भी चीज़ों का स्वाद नहीं होता उनका pH मान क्या होता है? ये है आपकी pH स्केल। तो उनका pH मान क्या होता है? 7 होता है। और ये कैसे होते हैं? तो ये होते हैं आपके उदासीन, अर्थात जिन भी चीज़ों पर आपको जब उनको टेस्ट करें उनका कोई भी स्वाद आपको समझ में ना आए तो ऐसे चीज़ क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। और उनका pH वैल्यू कितनी होती है? तो उनकी pH वैल्यू होती है 7। तो इसका राइट आंसर क्या है कि शुद्ध जल का pH मान क्या होता है? तो शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती है ना। कि जो हाइड्रोजन गैस है उसको कौन सी धातु ऐसी है जो अम्ल से विस्थापित नहीं करेगी। तो आप सभी को हमने बढ़ाया था कौन सी सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी में क्या होता है दोस्तों कि जो होता है आपका हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के ऊपर वाली जितनी भी धातुएं हैं, जो धातुएं हाइड्रोजन से सक्रियता श्रेणी में ऊपर पाई जाती हैं, वे सभी उसके जो भी उसका अम्ल होगा या जो भी उस रासायनिक अभिक्रिया होगी उसमें से वे हाइड्रोजन को ऊपर वाली जो भी धातुएं हैं वो इसको विस्थापित कर देती हैं। लेकिन जो हाइड्रोजन से नीचे पाई जाती हैं वे सभी क्या करती हैं कि हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती। तो सक्रियता श्रेणी की हमने वीडियो बनाई है। अगर आप सभी ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपके अपने यूट्यूब चैनल गैलेक्सी ऑफ एजुकेशन 2.0 पर आप सभी जाइए, वहां पर आप सभी को वह वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जो अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया फेरस, जिंक, मैग्नीशियम। सक्रियता श्रेणी में जो हाइड्रोजन से नीचे है तो वो कौन सी धातु है? तो वो है कॉपर। तो ये क्या करती है कि ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती है उसके अम्ल से। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाता है। यह क्वेश्चन आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन जो हमने लिए हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 3 बार तो पूछे ही गए हैं। तो आपके अब की बार 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाने हैं तो उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाते हैं। तो अब चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। जो एसिटिक का अम्ल, तो IUPAC नेमिंग के लिए हम आप सभी को बताए हैं कि इसका जो सूत्र होता है क्या होता है? CH3COOH, ये होता है इसका आणविक सूत्र।
तो यहाँ पर पूछा गया है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है। तो हमने आप सभी को सूत्र बताया था कि सबसे पहले आपको लिखना है रूट वर्ड का नाम लिखना है, फिर बॉन्ड का नाम लिखना है। ये आपका हमने एक सूत्र बताया था IUPAC नेमिंग के लिए। रूट वर्ड को लिखना है, फिर बॉन्ड नेम लिखना है, फिर फंक्शनल ग्रुप जो उसमें जुड़ा हुआ है, जैसे एल्कोहल जुड़ा है या ओइक एसिड जुड़ा है, जैसे यहाँ पर एसिटिक अम्ल है। तो रूट वर्ड में इसमें क्या है कि इसमें दो ही क्या है, ये तो है गया आपका एक फंक्शनल ग्रुप है। बॉन्ड यहाँ पर आपको दिख रहा है सिंगल जुड़ा हुआ है ना। और यहाँ पर कार्बन कितना है, तो कार्बन यहाँ पर जो होता है, कार्बन यहाँ पर कितने हैं, तो एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है। तो एक दो कार्बन को क्या कहते हैं, तो ये होता है, पहले देखिए एक कार्बन को कहा जाता है मेथ, दूसरे कार्बन को कहा, दो कार्बन जब होते हैं तो कार्बन जब एक होता है तो उसे मेथ कहा जाता है, कार्बन जब दो होता है तो उसे एथ कहा जाता है, तो एथ हो गया। फिर सिंगल बॉन्ड को क्या कहा जाता है, तो सिंगल बॉन्ड को कहा जाता है एन। और जो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर CH डबल O को क्या कहा जाता है, ओइक, है ना। तो ये क्या हो गया, इथेन, फिर यहाँ पर ओइक इसमें जोड़ देना। तो यहाँ से हमने आप सभी को इस प्रकार से एक ट्रिक के माध्यम से आप सभी को मैं IUPAC नेमिंग पढ़ाने वाला हूँ। तो अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 की तैयारी मैं आप सभी को बहुत ही बेस्ट तरीके से कराने वाला हूँ। तो यहाँ पर CH3COOH का जो IUPAC नेम क्या होगा, इथेनोइक एसिड, जो कि मैंने आप सभी को समझा दिया। तो यहाँ पर आप सभी ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसका, और एल्कोहल का बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या है, तो क्या इसका नाम एसिटिक अम्ल है, मेथेनोइक अम्ल है या इथेनोइक अम्ल है। तो हमने आप सभी को अभी समझाया है कि इसका नाम कैसे होगा इथेनोइक और किस प्रकार होगा, वो भी हमने आप सभी को बता दिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप सभी ज़रूर नोट कर लीजिए। आपका यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि प्रकाश अभिक्रिया होती है किसमें होती है, जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है यानी कि जिसके द्वारा जो पौधे हैं अपना भोजन बनाते हैं, वह किस में होती है। क्या वह माइक्रोकांडिया में होती है, राइबोसोम में होती है, हरित लवक के ग्रेना में होती है या स्टोमा में होती है। तो माइक्रोकांडिया क्या है, यह तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है माइक्रोकांडिया को। और जो प्रकाश अभिक्रिया होती है, तो प्रकाश अभिक्रिया क्या होती है कि कोई भी जो पादप होता है, मान लीजिए एक पादप है और उसकी यह एक पत्तियाँ हैं, तो पत्तियों में क्या होता है, एक धब्बे रूप ऐसे डॉट डॉट धब्बे के रूप में एक संरचना पाई जाती है जिसे कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। फिर क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, दोहरी झिल्ली युक्त यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसमें क्या होता है दोहरी झिल्ली युक्त होती है। इसमें क्या होते हैं आपके स्टोमा होते हैं और ग्रेना। स्टोमा क्या होता है, इसमें द्रव्य पदार्थ जो उपस्थित होता है, ये जो दोहरी झिल्ली युक्त पदार्थ जो मिलता है इसमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो इसमें दोहरी जो द्रव पाया जाता है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है स्ट्रोमा। क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा। और इसमें ऐसे खंभे नुमा आकृति पाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है, ग्रेना। क्या कहा जाता है, ग्रेना। इन्हीं ग्रेना के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। तो जो प्रकाशीय अभिक्रिया होती है तो वो किस में होती है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है। तो यहाँ से आप सभी ने पढ़ा होगा ना कि क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है। ये क्लोरोफिल कहाँ होता है, ग्रेना में। तो प्रकाशीय अभिक्रिया क्या होती हैं, तो प्रकाशीय अभिक्रिया होती हैं आपके हरित लवक के ग्रेना में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर है सही हो जाता है। और प्रकाश में जब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको अपना भोजन बनाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती अर्थात अथवा कम पड़ती है, तो उनकी जो भोजन बनता है वह स्टोमा में बन जाता है। तो यह जो लिक्विड पाया जाता है उसमें। तो स्टूडेंट, अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप सभी को पढ़ने में मज़ा आया हो, तो आप सभी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। और इसी तरह के और बहुत सारी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं आप सभी से जल्द ही नेक्स्ट इससे और बेहतर वीडियो के साथ।